किसको रखना चाहते हैं सीरीज वाइज वो बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर? पहले नंबर, पहले चरण के लिए, हाँ, हाँ पहले चरण के लिए। हाँ, पहले चरण इंडिया गठबंधन 1 और एनडीए 2, तीसरा तो कोई है ही नहीं। पार्टी तो पार्टी किस ये पार्टी की पार्टी बात हो रही है? अच्छा, पार्टी। पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल 1 और जदयू जो है 2 और बीजेपी भाजपा 3। 3, भाजपा 3। रणधीर भाई सिर हिला रहे हैं, सही बात है पहले क्या ये? चरण के लिए, क्योंकि अधिकांश सीटें जो उनकी है वो दूसरे चरण में टकराहट है बीजेपी के साथ। चलो रणधीर भाई भी सिर हिला रहे हैं। राकेश शांडिल्य जी, क्या आपका क्या कहना है? और ठीक है बीजेपी कि वहां नहीं? बहुत मजबूत है। देखिए इस बार अब कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि अब इसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए 14 तारीख के लिए। बहुत कुछ नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं, सीटें क्योंकि नहीं, बीजेपी को भी सीटें हल्के में नहीं लिया जा सकता है पिछले सीटें मुकाबले। नहीं पूछ रहे, ना बीजेपी ना ना ना, सीटें नहीं, सीटें नहीं हल्के पूछ में रहे, नहीं ले सीटें रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ दूसरे जी चरण में बीजेपी मजबूती के साथ आएगा। और सीटें दूसरे जी नहीं चरण में पूछ आप रहे देखेंगे अंतिम। कम से कम 55 से 62 सीटें जीत रहा है वो। मैं दूसरे चरण में रणधीर ले भाई जा रहा हूँ आप, आपको। रणधीर भाई हल्के आप में नहीं एक ले बार रहे हैं। बात करके दोबारा जुड़िए, दोबारा उसी लिंक पर के भारत जी की क्लिक बात करके फिर से आपको करना आवाज आ पड़ेगा। जाएगी, आवाज आ जाएगी। राकेश शांडिल्य जी, आप जी। आप 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 बताइए नंबर 1 2 3। सीटें नहीं पूछ रहे, घबराइए मत, नो, वो घबराइए मत। टेक्निकल फॉल्ट हुआ। नहीं, नंबर 1 नो डाउट आरजेडी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? नंबर 1 सीटों के हिसाब से जो अभी का समीकरण है, और इस बार नंबर 2 पे जदयू आएगी। और ये सही कह रहे हैं कि नंबर 3 पे बीजेपी। बट ये मुकाबला जो होगा ना, सीटों का जो अंतर होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए, वो अब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। जैसे पहले था कि 75 पे अगर बीजेपी गई थी, 45 पे 3 नंबर पे जदयू गई थी, तो इतना बड़ा फासला नहीं होगा। और यानी इस बिल्कुल बार बिल्कुल। जदयू जो है, जदयू जमीनी जदयू पत्रकार अपना ग्रोथ कर रही है। इस बात को कह रहे हैं राकेश शांडिल्य जी की नंबर 1 पर आरजेडी जदयू को रहेगी ग्रोथ पहले करना चरण है, में। मैं आपको काउंट करके बता दूसरे सकता चरण में हूँ। रंजन यादव मधेपुरा की कह सब रहे हैं सीटें पहले जदयू को चरण जोड़ में दीजिए। आरजेडी नंबर 1 पर रहेगी। रणधीर भाई आवाज आ गई है आपको? नहीं आई आपकी रणधीर आवाज भाई की रणधीर भाई आवाज। नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो फिर एकदम नहीं, भारत जी ठोक से तो बिल्कुल पहले, दुश्मनी है, उनका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। पहले एकदम चेक करा के बैठेंगे एकदम। माइक चर्चा बहुत जबरदस्त रही, आवाज अगर एक दूसरे तक पहुंच जाती तो और मजा नहीं आती सुन पा रहे हैं? दर्शकों। जी। हाँ, हाँ अभी हाँ, अभी सही है। हाँ, आ गई। आ गई। माइक को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मैं हूँ लैपटॉप से। मैं ये कहना हाँ चाह रहा हाँ हूँ, हाँ जी। दो बात है मेरी। पहली बात ये कि जहां भी नहीं जन नहीं, उस स्वराज, सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अपनी बात कहिए। नंबर 1 2 3 आप किसको देख रहे हैं पहले बिल्कुल चरण सही में? बोले हैं। फर्स्ट में तो मुझे वही लग रहा है कि आरजेडी फर्स्ट, जदयू हाँ सेकेंड और हाँ। बीजेपी थर्ड। तो दोस्तों वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं। 24 घंटे पहले किधर जा रहा है बिहार का चुनाव, पहले चरण में क्या होने जा रहा है, और ये जमीनी पत्रकारों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, जिन्होंने गली गली खाक छानी है, जो गली गली घूमे हैं, नेताओं के पीछे भागे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि पहले चरण का चुनाव किधर जा रहा है, कौन सी सीट कहां जा रही है, किधर से निकल रही, किधर से आ रही। हमारे साथ बिहार से रंजन यादव जी हैं, टीआरपी न्यूज के ओनर हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, और रणधीर कुमार जी हैं, एक्सपर्ट न्यूज से हैं, और राकेश शांडिल्य जी हैं, आपकी स्टोरी से हैं। आपको पहले चरण का चुनाव 24 घंटे पहले क्या है आपके पास रिपोर्ट? पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं, महागठबंधन का या पहले फिर? चरण नहीं, पहले चरण में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखेगा, इसमें भारी कोई है? शक नहीं। हाँ हाँ, फिलहाल जो है भारी कारण? है। लेकिन पिछला कारण? चुनाव को अगर बताते हैं तो कारण यह है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे महागठबंधन की स्थिति बेहतर रही है। और अभी भी स्थिति ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि जो चिराग पासवान के वोटर जो जुट रहे थे, उसमें एकाएक ऐसा हुआ कि जो जदयू के वोटर और चिराग पासवान के जो वोटर हैं, इनके बीच में पिछले चुनाव को लेकर जो कन्फ्लिक्शन था, अभी तक दूर नहीं हुआ है। और जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, इनके बीच में अब किसी तरह का कन्फ्लिक्शन ज्यादा नहीं रह गया है, अगर एक आध सीट छोड़ दिया जाए तो। और एक आध सीटों में भी वो वैज्ञानिक तरीके से फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को फ्रेंडली फाइट से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर एक आध सीट छोड़ दे तो। इसलिए पिछले चुनाव जितना बम्पर प्रदर्शन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है लीड लेता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन जो है, वो एनडीए गठबंधन से। और आपने ओके बहुत बढ़िया फ्रेम सजाया है। ओके ओके। हमारे साथ रणधीर कुमार हैं, एक्सपर्ट न्यूज से। रणधीर भाई क्या देख जी रहे हैं आप?
रंजन यादव जी कह रहे हैं कि पहले चरण में लीड लेता हुआ उनको लगता है महागठबंधन। आपका क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? इस तरह से कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना हो गया। क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या आप मुझे सुन हाँ पा रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 क्लियर है। मेरा ये कहना है कि जो ये लेटेस्ट जो जनरेशन है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है, ये मेरा आकलन है। अच्छा, तो आपने जो कवर किया है उसमें क्या दिखलाई देता है? क्योंकि उत्तर बिहार तो पहले से ही एनडीए के खाते में पहले से था। इस बार भी लगभग वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर कई जगह बहुत ज्यादा मतभेद हैं, और कई जगह ऐसा हुआ है कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी पहले रह चुके हैं उनको टिकट नहीं मिला और वो बागी उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आ चुके हैं, और इसका खामियाजा जरूर महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। साथ ही टिकट बंटवारे में देरी हुई, कभी इसके नाम का बात आ रही थी, कभी उसके नाम की बात आ रही थी, और अंत समय में यहाँ तक कि लास्ट दिन तक भी टिकट मिले हैं हमारे मतलब उत्तर बिहार के कई सीटों पे। तो दो तीन जगह तो ऐसा हुआ कि आई थिंक दो जगह शायद कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी उनका नामांकन ही रद्द हो गया, तो वो तो पहले ही आउट हो गए। तो हालांकि उन लोगों ने समर्थन दिया है किसी और को, लेकिन इस पे भी बहुत सारा सस्पेंस है कि क्या लोग जो मेनली है वो जो उनका सिंबल है उसको खोजेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि आप किसी को समर्थन दे देंगे और ज्यादातर लोग उस पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो लोग आप ये कहना सिंबल को भी चाहते खोजते हैं, हैं, खासकर जो आप बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सिंबल ही खोजेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में भी लोग पिछली बार की तरह अपने अपने जातीय खांचे में सेट हैं, वो उससे नहीं निकलेंगे। रिजल्ट पिछली दफा जैसा आपको होता दिखाई दे रहा है, क्या ये बिल्कुल कहना? बिल्कुल, काफी हद तक ऐसा होता दिख रहा है। अच्छा, आपको पिछली दफा जैसे रिजल्ट लगते हैं कि जी पिछली जी दफा जी। जैसा है। तो अच्छा, उसमें भी एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक चीज और पूछना चाहूंगा। तो नंबर एक पार्टी तो क्या फिर आरजेडी ही बन के आने वाली है क्या? ऐसा लगता है क्या? नंबर वन इन द सेंस सीटों में? हाँ। नहीं, इस तरह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे अच्छा ठीक, राकेश मैं शांडिल्य हमारे साथ हैं। राकेश शांडिल्य जी, क्या देख रहे हैं? अब तो एकदम रिजल्ट का टाइम, एकदम जो है वोटिंग का टाइम आ चुका है, एकदम गदर कटा हुआ है। हम तो देख रहे हैं एक एक दिन में जो है आरजेडी की तरफ से 15-15 रैलियां, मोदी जी 2-2 3-3 रैलियां, अमित शाह जी, बाकी योगी आदित्यनाथ जी, सारे लोग रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार। और कल और ये गर्दा उड़ेगा। किधर देख रहे हैं? अब तो बिल्कुल लगभग लगभग लबे दम आ गया है मामला। जी, नमस्ते। राकेश बात कर रहा हूँ और जो आपने अभी सवाल किया, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार सही में कुछ ऐसा सस्पेंस बना हुआ है जनसुराज की वजह से कि बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जो माहौल है, पहले तो ये 2-3 दिन की बारिश ने यहाँ के नेताओं को खूब तरपाया है कि वो अपने हेलीकॉप्टर ले लेके इंतजार करते रहे कि अलग-अलग जनसभाओं में हम जाएँ। तो इससे दोनों पार्टियों को इसका फ़र्क पड़ा है। मतलब आरजेडी की भी हेलीकॉप्टर 3 दिन नहीं उड़ी है और ना ही जो एनडीए के हेलीकॉप्टर हैं, वो 3 दिन नहीं उड़े हैं। तो इससे जो पूरा जो धूल-धक्कर होने वाला था, जो गर्दा-गर्दा होने वाला था, वो तो मौसम ने थोड़ा खेल खराब कर दिया है। इसका नतीजा भी थोड़ा-सा खामियाजा, अच्छा दूसरा वो तो हुआ ही है, उस 3 दिन में जो नए प्रत्याशी थे, मतलब जिनको पहले अपने विधानसभा में ज़्यादा पकड़ नहीं थी, नया-नया टिकट लेकर आए थे और जिनके पास था कि 12-15 दिन का समय मिला है, इस 12-15 दिन में हम जनता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो वो 3 दिन इसलिए भी नहीं, वो भीगने के लिए तैयार थे, लेकिन जनता भीगने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा अभी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं अगर इधर बात करूँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज के आस-पास की बात करूँ, तो छपरा में अभी जो स्थिति है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कुछ सीटों पे जनसुराज इफ़ेक्ट करता है, तो कुछ सीटों पे जो टिकट बँटवारा हुआ है, उस पे नाराज़गी है। मूल रूप से अगर हम बात कर लें, छपरा की जो सीट है, खेसारी लाल यादव की जो सीट है, ये सीट भी बहुत क्लियर नहीं है। मतलब एक होता है ना कि स्पष्ट एक सुपरस्टार कोई आया है, तो सुपरस्टार के आने की वजह से उसको एकदम से एक तरफ़ा मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर भी जीत की उम्मीद इसलिए बढ़ गई है कि आपकी ये छपरा वाली जो सीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो जी। इस सीट मुझे लगता है कि व्यापारी बाहुल्य है। ये सीट जो है अपर कास्ट बाहुल्य है। ये इस सीट पर राजपूत, ब्राह्मण और व्यापारी वैसे वर्ग, हाँ वैश्य वर्ग, इस वर्ग की संख्या इतनी है कि इन 3 वर्गों से ही किसी की भी जीत तय हो जाएगी। पिछली बार मुझे लगता है 6000 वोट से
इस सीट के ऊपर राजद हार गई थी। और इस हाँ, बार हाँ। मैं जब उस सीट को उस समय कवर कर रहा था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर राखी कुछ करके गुप्ता। उम्मीदवार, राखी गुप्ता, वो भारतीय हम्म। जनता पार्टी के ही खिलाफ खड़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पर उम्मीदवार एक और महिला है, राजकुमारी राजदेवी, छोटी कुमारी, छोटी कुमारी। छोटी कुमारी, उन्हीं के खिलाफ खड़ी है। तो क्या छपरा में इसका फायदा मिल सकता है सुपरस्टार देखिए जी को? देखिए ये अभी क्योंकि जो अलग-अलग संगठन है, जातीय संगठन की अगर हम बात करें, कल जैसे यहाँ पे लग रहा था कि ये जो सीट है ना, ये राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सीट हो गया, जो यहाँ के सांसद हैं। अब उनके लिए ये सीट इंपॉर्टेंट होने की वजह से वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इस सीट को लूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि 2015 से लेकर अभी तक लगातार यहाँ पे एनडीए जीती है। शुरुआत में 2005 की बात करें तो उस समय जदयू यहाँ से जीती थी। 2010 में यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते। बीच में जब 2014 में यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मंत्री बन गए, सॉरी सांसद बन गए, तो ये सीट खाली हुई। तो 6 महीने के लिए यहाँ पे आरजेडी की सरकार बनी थी, वो भी इसलिए क्योंकि वैश्य वोट कट गया था। और जिन कैंडिडेट की वजह से वैश्य वोट कटा था, जब 2015 में फिर चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो उस समय उन्हीं को टिकट दे दिया गया जिसकी वजह से बीजेपी हारी थी। तो वही 6 महीने या 7 महीने का जो कार्यकाल रहा है, वो आपका आरजेडी का रहा है छपरा सीट पर। उसके बाद अगर आप देखें तो 2015 से लेके 2025 तक लगातार एनडीए की ही यहाँ पे सीट रही है। लेकिन अभी भी थोड़ी-सी लग रही है कि अगर राखी गुप्ता कुछ कमाल कर पाती हैं, अगर वो कुछ अच्छा एफर्ट कर पा रही हैं, तो फिर ये सीट खेसारी लाल यादव की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर अंत में ये भी माना जा रहा है कि वैश्य समाज अपना खतरा नहीं मोलना चाहेगा, उनको उनकी ऐसा कहना है कि भाई हम खतरा नहीं लेंगे, हो सकता है कि हमें तो व्यापार करना है, बिज़नेस करना है, हमें ऊपर से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अगर ऐसा सोच अगर वैश्य समाज में आ गया, तो फिर निर्णय कुछ और होगा, खेसारी लाल यादव बड़ी आसानी से हार सकते हैं यहाँ पे। नहीं, अभी तो हम जो देख रहे हैं वो देखकर हम जो आए हैं वो ये देखकर आए हैं कि लोग बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से आपकी छपरा सीट के ऊपर बेसिकली जी। बहुत ज्यादा नाराज दिखे। नाली और आपका सीवर, इस समस्या के लिए लोग गालियां बकते हुए दिखे। हम एक जगह पर खड़े थे तो वहां ये देखा कि वहां की उम्मीदवार की गाड़ी जा रही थी, प्रचार गाड़ी, और उसको हुँ। देखकर लोग गालियां देने लग गए। आपके मेन छपरा की बात है, व्यापारी वर्ग जहां पर दुकानें लगाता है वहां की बात है। अब ये नाराजगी किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी, यही आपसे जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं नहीं, कि छपरा। उस नाराज़गी के पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो है, जो कैंडिडेट थे, तो अब तो कैंडिडेट चेंज हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो हाँ। कैंडिडेट की वजह से ये विकास नहीं हुआ, अब हमने उनको बदल दिया है। अब हम नया कैंडिडेट लेकर आए हैं। ठीक है? तो अगर वही कैंडिडेट रिपीट होते तो फिर ये थोड़ा-सा नाराज़गी और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता। दुर्भाग्य ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी 15 दिन पहले यहाँ पे 20 दिन पहले बारिश हुई थी, और बारिश में यहाँ के व्यापारियों के लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए डूब गए, क्योंकि दुकानों में पानी चला गया। 3 दिन के लिए पूरा छपरा जो है ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से भर गया है। लेकिन बाद में अब इधर जो 2-3 दिन बारिश हुई है, अब चुनाव के जस्ट 3-4 दिन पहले की, इस तो बारिश एक ने बात फिर से समझ यहाँ के नहीं विकास को राकेश जी, थोड़ा-सा। आपसे एक ही बात समझना चाह रहे हैं, वही नहीं समझ में आई। जब आप इतनी जी। नाराजगी बता रहे हैं, दुकानों में पानी भर गया, फलाना ढिमकाना, फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये सब सारी नाराजगी के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छपरा एक ऐसा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ सीट है। अगर ये वोटों का बंटवारा नहीं होगा तो लोग नाराजगी होने के बावजूद भी जो बीजेपी का वोटर है यानी आप वो कुल नाराज मिलाकर ये होकर भी कहना चला चाह रहे जाएगा हैं, बीजेपी के साथ में अंत में। कुल मिलाकर कि अगर वोट नहीं बटे, जो वोट बटने की हाँ, अभी दिखाई दे रही चीजें कि भारतीय जनता पार्टी की ही 2 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, वो अगर नहीं लड़े तो फिर खेसारी लाल का भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है। अगर ये लड़ते रहे आपस में तो खेसारी की जीत हो सकती है, ऐसा कहना चाहते बिल्कुल, हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ चलते-चलते एक चीज़ पूछूँगा रणधीर कुमार जी से। ये नीतीश कुमार जी की सीटें आप बढ़ते देख रहे हैं? क्योंकि ब बहुत जगह पर चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार की सीटें इस बार घट सकती हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी, नीतीश कुमार की सीटें भाजपा से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। सर पिछली बार से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हुँ। और ये जो महिला रोजगार योजना का जो पेमेंट मिला है ना, उसका भी बहुत असर देखने को मिल रहा है। यानी नीतीश कुमार की सीटें भाजपा से ऊपर जा सकती हैं क्या? कि वहीं पर जो 43 जीते थे तो 50-55 हो सकती हैं, ऐसा?
नहीं, इस बार बढ़ सकता है। कारण ये है कि जो अंतिम समय में जो महिला रोजगार योजना जो लाकर गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया, जो मतलब जो पासा फेंका उन्होंने, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। नहीं, और क्या कहीं इतना ना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का बड़ा भाई ना रह पाए, नीतीश कुमार बड़े भाई हो जाए भारतीय जनता पार्टी के? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार से बड़ी क्योंकि जो शॉकिंग और इलेक्शन घोषणा होने से पहले जो नीतीश कुमार के बारे में तमाम सारी बातें जो उड़ाई जा रही थी, वो हाँ आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं वो बातें अभी बंद है? नीतीश कुमार हाँ बुजुर्ग हो चुके हैं, ये नहीं काम कर रहे, वो नहीं काम कर रहे, वो सारी बातें बंद है अभी। हाँ, नहीं, मुझे भी पर्सनली बिहार के भीतर नीतीश कुमार का वोटर बहुत ज्यादा मुखर दिखाई दिया। नीतीश बिल्कुल कुमार के लिए 20 साल के शासन काल के बाद भी जितना विरोध होना चाहिए था, एंटी इनकम्बेंसी जितनी होनी चाहिए थी, माइक लगाते ही नीतीश कुमार की बस जितनी अब बुराइयां होनी चाहिए थी, वो होती हुई बिहार के भीतर दिखाई नहीं देती। रंजन यादव जी क्या कहेंगे, कुछ सर, कहेंगे इस एक पर? मिनट और मैं कहना चाहूंगा। हाँ रंजन भाई, एक मिनट। जब मैं एक बार शिवहर में मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, तो करीब मैंने हम्म 15 से 20 लोगों से बातचीत की। उसमें से 2 4 5 लोग जन सुराज के बारे में बोला, और अधिकतर लोग नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए। यानी जन सुराज हम्म। और नीतीश कुमार की बातें वहां पे मुझे सुनने को मिली। हाँ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपके कि नीतीश कुमार की बुराई करने वाले या नीतीश कुमार के विरोध में वहीं पर लोग मिलते हैं जहां आरजेडी के गढ़ होते हैं, वहां पर जी। मिलते हैं। वरना ऐसे नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार से खासा नाराज है, ये वाली तस्वीर निकल कर नहीं आती। रंजन जी क्या कहेंगे? क्या वो न्यूज का बना देते? रंजन जी आवाज आ रही है? रंजन जी आवाज आ रही है क्या? हाँ राकेश जी, बताइए बताइए। जो अभी आपने बात कही नीतीश कुमार को लेकर के, तो ये भी मेरी भी राय यही है। मैंने बक्सर को भी पब्लिक ओपिनियन में कवर किया है, छपरा भी किया है, और भी 4-5 सीट इधर आरा वगैरह किया है। तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को लेकर के सही में कोई नाराजगी नहीं है। इवन मैं कई मुस्लिम जो वोटर थे उनसे भी हमने बात की है, हमारे पास उसके रिकॉर्ड हैं, जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार से हमें किसी बात का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुस्लिम वोटर, जो कि महागठबंधन का मजबूत वोटर है, वो भी कह रहा है कि हमें नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतनी दिक्कत है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बीजेपी के साथ है, इसलिए हमको उनको वोट देने में सोचना पड़ेगा। बाकी अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार बेहद अच्छे सीएम रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विरोधी दल के जो वोटर हैं, वो भी जब उनकी तारीफ कर रहे हैं और किसी एक खास वजह से वो वोट देने को तैयार नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि जो एनडीए का वोटर है, वो पूरी तरह से उनके पाले में है। अब जहां सीट का नुकसान होगा, वो कुछ व्यक्तिगत और क्षेत्रीय, कुछ कार्यकर्ता का हो या आपसी लड़ाई हो, उस वजह से कुछ नुकसान हो, और या तो जहां-जहां मजबूती से जन सुराज ने कैंडिडेट उतारे हैं, तो जनसुराज को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप समझिए कि इस बार जनसुराज जो है ना, इतना बड़ा खेल करने जा रही है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें 2020 में ऐसी थी, जहां पे 500, 1000 के अंतर से उस समय हार और जीत का फैसला हुआ था। आप सोचिए कि वैसी सीटों पे जनसुराज ने जिस तरीके से जातीय समीकरण के अनुसार अपना कैंडिडेट दिया है, वहां पे बहुत बड़े अंतर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये रंजन मामला सस्पेंस बना हुआ है। रंजन भाई रंजन भाई, जनसुराज कोई भूमिका निभा रहा है क्या? अच्छा, क्या आपको एक बात ये लगती है कि जो काम पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने 130-140 सीटों पर लड़कर किया था, नीतीश कुमार को कई सीटों पर हार का सामना पिछली बार करना पड़ा था, वो इस बार जनसुराज कर रही है? और उससे दोनों बढ़ का के कर सकती है, उससे बढ़ के कर सकती है। नुकसान किसका कर रही है? नुकसान राकेश शांडिल्य जी? देखिए, नुकसान फिर वही है कि वो कैंडिडेट बड़ी चालाकी से उन्होंने उतारा है, और जातीय समीकरण के हिसाब से आप सोचिए कि 40 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। तो 40 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो वो जिन-जिन सीटों पे होंगे वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सीट है जहां पे एनडीए का मजबूत था, जहां भारतीय जनता पार्टी है, वहां पे जो उनका भारतीय जनता पार्टी को जीतने वाला वोट बैंक है, वहां उसका उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है। तो उन्होंने खेल दोनों तरफ खेला है। मतलब समझिए कि नहीं, तो इधर आप भी क्या बैलेंस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ दुधारी तलवार है पीके?
एकदम दोधारी तलवार है और इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। हाँ, सीटें उनको आएगी नहीं आएगी वो बात का मामला है, उस पे चर्चा नहीं करेंगे, उस पे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि किसी भी कैंडिडेट को उनको 10,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक वोट आने की उम्मीद है और ये वोट ज्यादा बहुत शराब ही पीने मायने वालों को रखेगा। भी वोट नीतीश को जा सकते हैं प्रशांत किशोर को, ये भी देखने को मिला है कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में कि हम पीके को चुनेंगे क्योंकि वो दारू खोल देंगे। नहीं, ये ज्यादा फैक्टर नहीं। देखिए मतलब बहुत सारा ऐसा सीट है जहां पे पीके लड़ाई में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30, 35 या 40 सीट ऐसी होगी जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब वो त्रिकोणीय दिख रहा है, होगा कि नहीं होगा ये अंतिम दिन निर्णय होगा। लेकिन उसी त्रिकोणीय में से हो सकता है कि संभावना के तौर पे कुछ वहां के कैंडिडेट अगर जन सुराज के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो उसका फर्क जो है वो दिखाई देगा और कुछ सीटें जनसुराज ला सकती है। और आपने देखा जो अभी मर्डर हुआ है मोकामा में, वो मोकामा में जो हत्या हुई है उसके पीछे आप देख रहे होंगे जनसुराज बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे। आपने देखा कि किस तरीके से जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो पूरी तरह से दमखम के साथ जनसुराज के कैंडिडेट के साथ वो लगे हुए थे और जनसुराज का कहीं ना कहीं मजबूत वहां पे किसी ना किसी की हार जीत वो कर रहा है वो बंदा जो प्रत्युष जो भी वहां के कैंडिडेट है, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर है तभी जाकर के वो वहां पे उतना बड़ा कांड हुआ है। अगर फैक्टर नहीं होता जनसुराज का वहां पे तो उतना बड़ा कांड नहीं होता। तो अब वो क्या देख क्योंकि रहे एक हैं हॉट सीट। अब क्या धानुक और यादव बिरादरी एक हो गई क्या मोकामा में? अब ये तो थोड़ा सा क्योंकि कहना अभी मुश्किल है क्योंकि लोकल क्या है वहां पे जी, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं जी। राकेश रंजन जी आपको बार बार आवाज दे रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? भरत जी आपकी रंजन जी आवाज हमें नहीं आ रही है, बाकी का आ रहा है। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? रंजन जी आ रही क्या? भरत जी आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए। अगर हमारी आवाज नहीं आ रही आप कहिए कहिए कहिए। तो ऐसे क्या बोलूं, सवाल तो पता चले। अच्छा आपने राकेश उंगली सांडिल उठाया था। रणधीर भाई रुकिए, मैं नहीं, सवाल राकेश पूछवाता हूँ। सांडिल जी का आवाज आ रहा है, भरत जी का नहीं आ रहा है। अच्छा राकेश सांडिल्य जी, आप इन्होंने रंजन यादव, जनसुराज के बारे में बातचीत किया था, आपका भरत जी बिल्कुल नहीं आवाज आ रहा है मेरे पास। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। मैं सवाल जी, आप भरत जी बताइए, सवाल मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, राकेश सांडिल जी इस बात को कह रहे हैं और रणधीर जी भी इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछली बार से ज्यादा वापसी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आरजेडी मजबूत हो सकती है इस बार, तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि आरजेडी मजबूत हो सकती है? पूछिएगा। एक्चुअली सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन इस बार मजबूती से आ रही है और हम दो लोगों का विचार जो है उसमें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं हो रहे हैं पहले के मुकाबले, बल्कि हो सकता है कि जो उनकी सीटें पिछली बार आई थी उससे कुछ बढ़ चढ़ के सीटें आ सकती है। लेकिन उसमें एक फैक्टर जनसुराज है। अब ये जनसुराज तय करेगा कि किसका पाला, अब क्या वो नुकसान पहुंचा रही है एनडीए को या फिर एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी तो महागठबंधन को लाभ होगा। तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, मैंने यह नहीं कहा था कि महागठबंधन जो है लीड लेगा। मैंने कहा था कि जो पहले चरण का चुनाव है ना उसमें महागठबंधन ज्यादा रहेगा, लेकिन पिछली बार से कम रहेगा, यह मैंने कहा था। रही बात जनसुराज का, तो जनसुराज का 243 में से सिर्फ 2 ही जगह ऐसा, एक जोकीहाट और दूसरा मोकामा, ये 2 ही ऐसे विधानसभा है जहां पे लड़ाई में है और कहीं भी ये लड़ाई में नहीं है। और लड़ाई बना है वो फैजल, वो जो सीमांचल का सीट है जोकीहाट, एक मिनट, वहां पे एक मिनट, हाँ जी भरत जी। हाँ सरफराज राकेश जी, के, हम कह रहे हैं आप रंजन जी से पूछिए। तो मैं इसका बोलूं? मतलब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं आ रहे हैं, जो युवाओं से वादा किया है उसका कोई भरत जी का मतलब आवाज मुझे नहीं आ रहा है, बाकी का। हाँ एक मिनट बाकी आप रंजन जी एक मिनट चुप होइए, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ जी। एक बार भरत जी रिपीट कर दीजिए सवाल को जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो तेजस्वी यादव जो वादा युवाओं से कर रहे हैं नौकरी रोजगार का, जब रंजन जी कह रहे हैं कि पहले चरण में भी वो बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे, बढ़त नहीं ले पाएंगे, तो फिर उनके वादे का कोई मतलब नहीं है क्या युवाओं से? जी, ये सवाल कर रहे हैं आपसे भरत जी कि क्या तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं क्या उसके आधार पे ये बढ़त नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस चीज को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, एक तरह से ये सवाल जी। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से एकमात्र चेहरा है और कोई ऐसा इन्होंने नेता ही नहीं बनाया जो भीड़ जुटा सके, जो वोट ला सके।
और सिंगल चेहरे के आधार पर जो है चुनाव को मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है। यही वो कारण, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि टिकट बंटवारे के समय में इन्होंने अंतिम समय में टिकट दिया, जिसके कारण जो और अन्य टिकट के दावेदार थे वो कहीं ना कहीं भितरघात कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ में माहौल बिल्कुल नहीं है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ में माहौल था। वो आप कहीं भी चले जाइए, नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है ही नहीं। माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है तो बीजेपी तो अपना सीएम दे नहीं रहा है, सीएम नीतीश कुमार है। मन ही मन सबको लोग स्वीकार कर भी चुके हैं। और तेजस्वी यादव सिंगल कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दूंगा, तो आप अकेले ही ट्रैक्टर क्यों बनाएंगे, और कोई आदमी आपके पास क्यों नहीं मिला? यह सवाल जो है अमूमन लोग पूछते हैं और जानना चाहते हैं। तो ये जो सीएम फेस में तेजस्वी का चेहरा है बड़ा, इसमें कोई नो डाउट नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। लोग रोजगार के बात पे बहस भी कर रहे हैं, रोजगार के तरफ ध्यान भी लोगों को, नहीं ये लड़का जो है सीएम बनेगा तो रोजगार देगा, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन किन लोगों के बीच में? क्या कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले हैं ग्राउंड पे जो मुसलमान और यादवों के अलावे और भी हों? कोई ऐसा दिखता है आपको सोशल मीडिया वगैरह में? तो यह तेजस्वी के लिए नेगेटिव चीजें हैं, और यही नेगेटिविटी जो है महागठबंधन का। और अंतिम समय में कांग्रेस देखिए अभी भी 11 जगहों पे फ्रेंडली फाइट में है, तो इससे भी संदेश गया है कि ये लोग आपस में तो ढंग से लड़ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुनिए, जब मन तब, वो कहाँ ढंग से प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने छलांग लगाया तालाब में, अच्छी बात है। तालाब से कितनी मछलियां निकली वो देखने वाली बात होगी, और उससे भी ज्यादा तालाब में कितने बोट पड़े हुए थे वे कितना निकल कर आएगा यह देखने वाली बात है। लेकिन उन मछलियों के सहारे, उन तालाब के सहारे बोट नहीं मिल रहा है। तेजस्वी राहुल गांधी जो है मंच पे बैठे हुए हैं, वहां पे तेजस्वी का कैंडिडेट है, और कहते हैं कि देखो मैं अंबानी के विवाह में नहीं गया, मोदी जी गए। अरे आप नहीं गए, महागठबंधन के और अन्य घटक तो गए, तमाम समाजवादी लोग तो गए अंबानी की शादी में, तेजस्वी जी का पूरा परिवार जाता है, अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार जाता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को यहाँ अभी तक नायक मन से स्वीकार नहीं किया है। वे लड़ ही नहीं रहे हैं चुनाव। कांग्रेस जो है यहाँ कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, वो चुपचाप लोकसभा की तैयारी कर रहा है। वो चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जो नए छत्रप हैं ये हम पे काबिज हो सके, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को इन्होंने नकार दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन उनके लिए लिस्ट में जो है बिहार बचा हुआ है, इसलिए बिहार में राहुल गांधी दबाव देना चाहते हैं, और इसका नुकसान जो है महागठबंधन को इस चुनाव में आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। एक अंतिम बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, इनकी लाइन को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि इस बार तेजस्वी यादव ने एक और बहुत बड़ी गलती की है, और वो उन्होंने गलती किया कि ओवैसी को साथ नहीं लिया, जबकि ओवैसी जो है ज्यादा सीट नहीं मांग रहे थे, 6 सीट की मांग कर रहे थे वो। और नहीं, यह बात जो है यह राजनीतिक दृष्टि से, बिहार के दृष्टिकोण से, समाजवादी दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2014 के बाद से बिहार या उत्तर भारत के संपूर्ण राज्य, जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे हिंदू ध्रुवीकरण की बात चलती है। और तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, लालू यादव जो है कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। मैं बार बार लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, बिहार में चुनाव सिर्फ 2 धुरों के बीच में लड़ी जा रही है। एक लालू यादव के मानने वाले लोग हैं, एक लालू यादव के विरोध में लोग हैं। तो जैसे ही ओवैसी के साथ इनका गठबंधन होता तो बीजेपी के पीठ पर खेलने लगते, वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था। इसीलिए ओवैसी के तमाम नुकसान के बावजूद भी, या फायदे जो आप गिना रहे हैं कि नहीं लेना बहुत बड़ा, सीमांचल के 7 सीट छोड़ दिया जाए तो और कहाँ प्रभाव है, और मुसलमान वोट जाएंगे कहाँ? आप रिजल्ट लिख लीजिए, ओवैसी की पार्टी को क्या 1.5 सीट से ज्यादा आने वाला है? 1 सीट वो जीत सकते हैं जोकीहाट में, जो कि मुकाबले में जनसुराज भी है वहां, और दूसरे सीट पे दूसरे स्थान पे रहेंगे। आप नोट कर लीजिए, पिछली बार वाला बात नहीं है इस चुनाव में। इसलिए यह कहना कि ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करके राष्ट्रीय जनता दल या जो इंडिया गठबंधन अपने नुकसान किया, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीछ पे जाने की बात हो जाती है, और उनके पीछ पे आपको क्लीन बोल्ड कर देंगे नरेंद्र मोदी, यही तो उनका पीछ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। और बिहार में कर क्या सकते हैं? पिछले 2015 का चुनाव याद कीजिए, लालू यादव ने सिंगल बॉल फेंका और वो बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गया बीजेपी। सिंगल बॉल क्या था कि बंच ऑफ थॉट्स, मतलब कि गोलवलकर का जो कथन है कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, आरक्षण जो है समाज के लिए बुरी चीज है, इसको लालू यादव पकड़े और बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई।
तो इस चुनाव में अगर ओवैसी को राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन साथ में लेता तो नरेंद्र मोदी सीधे क्लीन बोल्ड कर देते, जो कि अभी तक ये लोग लड़ाई में बचे हुए हैं। अच्छा राकेश शांडिल जी, एक सवाल और पूछिएगा मेरी तो तरफ भरत से। जी का जो भी सवाल होगा वो आप राकेश जी हाँ हाँ कीजिएगा, वो मुझे हाँ, उनका आवाज नहीं आ रहा। मैं पूछता हूँ 1 मिनट। हाँ, तेजस्वी के सब कुछ तो नेगेटिव में बता रहे हैं, पक्ष में भी कुछ जाएगा कि नहीं, पूछिएगा जरा। भरत जी कह रहे हैं कि आप तेजस्वी के मतलब विपक्ष में ही सब कुछ बता रहे हैं, कुछ उनके पक्ष में जाएगा कि नहीं? क्या फिर से सवाल कीजिए क्या? जैसे कि जो भी आप बात कह रहे हैं वो तेजस्वी के विपक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या कुछ तेजस्वी के पक्ष में कुछ जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, जो है वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, पक्ष विपक्ष मतलब आपको कुछ तेजस्वी को भी कुछ प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है? तेजस्वी को प्राप्ति तो होगी, एक नायक के तौर पे बिहार में स्थापित तो है ही, इसमें कोई शक नहीं बात है। लेकिन जो टिकट बंटवारा, उसके बाद गुटबाजी, उसके बाद कांग्रेस की चालबाजी, ये सब तेजस्वी को नुकसान कर रहा है। दूसरा, जो एंटी कैम्पेंसी सत्ता के विरोध में यानी नीतीश कुमार के विरोध में जो ग्राउंड पे होना चाहिए वो आपको नहीं दिखा होगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं छपरा, गोपालगंज, सिवान वगैरह घुमा हूं, तो बिल्कुल आपकी बातें मैं पूरा सुन रहा था, आपका एक एक तथ्य सही है। जैसे छपरा सदर का आपने जिक्र किया, छपरा सदर में अगर वो राखी गुप्ता ज्यादा वोट लाने में कामयाब होती है तो वही खेसारी लाल यादव जीत सकते हैं, अन्यथा वो तमाम स्टार्टअप, तमाम भीड़, अखिलेश यादव की तमाम रैली जो है धरा का धरा रह जाएगा और बीजेपी वह सीट बहुत आसानी से निकाल सकती है। तो इस तरह के जो बातें हैं उसमें तो आप कह सकते हैं कि भीड़ होना, तेजस्वी का भीड़ दिखना, ये तो यादव मुसलमान और तेजस्वी के जो है स्टार्टअप वो तो दिखेगा ही, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा आप अब देखिए। अब जो भीड़ जुट रहा है, अब जो भी भीड़ दिख रहे हैं, क्या 2020 में इतना भीड़ नहीं था? क्या यूपी में, भरत जी यूपी से हैं, यूपी में अखिलेश यादव के रैलियों में जितनी भीड़ होती है उतना कहीं देश में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या वो वोट में भी तब्दील हो जाते हैं? वोट के देते समय वो कहाँ भीड़ चला जाता है? और रही बात भीड़ की, तो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो नहीं आते हैं भीड़ में, वो दिखते नहीं है, वो सीधे बूथ पर आते हैं और उनका वोट जो है हमेशा 16-17%, 18%। इसका प्रयोग उन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी दिखा दिया था। अकेले लड़े और 17% वोट लाया। उसी समय नीतीश कुमार स्थापित हो जाते हैं। हालांकि उनको लोकसभा सीट सिर्फ 2 आया, लेकिन वे स्थापित हो गए और उन्होंने बता दिया कि नहीं, मेरे पास इतना वोट है और मैं जिधर जाऊंगा उधर सरकार बनाऊंगा। तो नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई एंटी कैम्पेंसी नहीं है, जो तेजस्वी के लिए खतरनाक है। और रही बात नौकरी का, तो नौकरी वाला बहुत देर से मैसेज पहुंचा है, उससे पहले 10,000 रुपया चला आया है, इसलिए वो उतना माइलेज नहीं ले पाया है। 2 दिन बारिश हो गई, वो तो तेजस्वी के लिए बहुत खतरनाक रहा। अब तेजस्वी बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो है 240 किलोमीटर फुलप्रास चले गए। तो बीमार कौन है? बीमार तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार है? तो आप इसको बोलेंगे मैं तेजस्वी के विरोध में बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो उनके पक्ष में बोल रहा हूँ कि आप बीमार मत ये नहीं कीजिए, कह रहे कि आप आप विरोध हेलीकॉप्टर में में मत जाइए, जरूरी ये नहीं कह रहे हैं कि है। तेजस्वी यादव के पक्ष में भी नीतीश बार बार है क्या? तेजस्वी अपनी प्लस हर एक पॉइंट रैलियों में बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है बीमार है, तो बीमार है तो वो यात्रा कैसे कर रहे हैं? आप स्वस्थ हैं तो आप क्यों नहीं यात्रा किए? अब 2 दिन बारिश के कारण क्यों? अगर आज बारिश हो जाती तो देखिए, कल बारिश हो एक जाती चीज तो तो सारी रैलियां एक चीज तो देखा गया है, एक चीज तो देखा गया है कि पिछले 5 साल में तेजस्वी यादव को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं निभाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये चुनाव जितना नहीं, करीब आता है तेजस्वी यादव उतना ज्यादा एक्टिव होते हैं और जैसे चुनाव दूर होता है उतना ही वो डीएक्टिव हो जाते हैं। ये बिहार की बहुत जनता जानती है। लंबी हो गई है, बहुत नहीं, लंबी हो राकेश गई है। सांडेल जी, बिहार में लालू यादव के नाम से जितना वोट है उत्तर भारत में आज भी किसी के पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन वोटों को इकट्ठा करना, उन वोटों में उत्साह भरना, उन वोटरों में और वोट जोड़ना, इसमें तेजस्वी यादव नाकामयाब है। इनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बिहार में रणधीर सोचिए भाई, कि बेरोजगारी दर रणधीर कितना भाई, है, उसके बाद रणधीर भाई, हत्या अपराध जी का जो है जी एनसीआर भी करती है, जी जी वो सब। रणधीर यहाँ भाई नहीं अपनी है बात सत्ता के खिलाफ में माहौल, इसके बाद भी अगर रणधीर तेजस्वी चलिए यादव तो सत्ता में नहीं आते हैं तो हम हाँ, क्यों रणधीर कहेंगे भाई कि अपनी बहुत बड़े नेता है, क्यों कहेंगे कि इनका बहुत बड़ा तिलिस्म है? रंजन भाई अब हो एक गया ऐसे राकेश नकारे राज्य में जहाँ पे हाँ एक बार बेरोजगारी इतनी है, डिबेट भ्रष्टाचार क्योंकि इतना है, लंबा हो रहा है तो हाँ हाँ भरत एक जी। और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा भारत जी मैं। के सवाल एक आप चीज मैं कीजिएगा, पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने उनका आवाज मुझे नहीं आ रहा। बिहार का पिछला चुनाव भी रणधीर भाई आपने देखा, राकेश भाई आपने भी पिछला चुनाव देखा, तो आपको ये चुनाव ज्यादा उत्साहवर्धक, ज्यादा गर्म माहौल वाइज दिखता है कि पिछले चुनाव में ज्यादा उत्साह था, ज्यादा गर्मा गर्मी थी? नहीं, 2025 ज्यादा उत्साहवर्धक है।
ज्यादा। इंटरेस्टिंग है, मसाला है। तो अगर मसाला है तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव भीतर भीतर चल रहा है, या भीतर भीतर कुछ सुनामी चल रही, लहर चल रही, कुछ ऐसा राकेश सांडिल जी वन वे कम्युनिकेशन है, मैं उनको बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ। जी जी जी, मैं ये कह रहे हैं कि जो इस बार का चुनाव है उसमें 2020 और 2025 के चुनाव में अंतर क्या आपको लग रहा है, ये जवाब मैं दे रहा हूं उस पे कि इस बार का 2020 के मुकाबले 2025 का जो चुनाव है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस बार का जो वोटर है वो थोड़ा एक्साइटेड है क्योंकि सस्पेंस ज्यादा जनसुराज की वजह से बन गया है, इसलिए एकदम एक तरफा सोचते सोचते जैसे सोच रहे हैं कि एक तरफा एनडीए निकलेगा, लेकिन जैसे ही दिमाग में जनसुराज आ रहा है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तब फिर दिमाग वहां पे डिसीजन देने से पहले रुक जा रहा है। सुनिए, एक मुझे 2 मिनट समय दीजिए। जनसुराज को लेकर बोलना जरूरी है और मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि जनसुराज का हवा बनाना बंद कीजिए, एकदम मीडिया के द्वारा हाया बनाया हुआ था। जब टिकट बंटवारे की बात हुई तो जनसुराज कहाँ चला गया, उनके लोग कहाँ चले गए, कहाँ दिख रहे हैं? मैं अभी भी कहता हूँ, जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार लोग हैं वो कहते हैं कि जनसुराज जो है 20 सीट जीतेगा, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार कहते हैं 24 सीट जीतेगा। मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी सीटें हैं, क्या नाम है उस सीट का जहां पे जनसुराज दूसरे स्थान पर भी है? वो सीट का नाम तो बताइए, 243 में कौन सी ऐसी सीटें हैं? तो जनसुराज कोई हवा नहीं बना रहा है। वैसे वैसे लोग, एक सेकंड, तीसरे वैसे लोग तीसरे सीट पे आकर के भी 2 नंबर को 1 नंबर पे ले जाएंगे और 1 नंबर को 2 नंबर पे लेकर आएंगे वो। हाँ, तो वो उसका कारण उसमें प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं है। उन्होंने जो मीडिया तंत्र के द्वारा अरबों खरबों रुपए लगा के जो हवा बनाया ना, उसका असर ये हुआ कि जो राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के जो नाराज लोग थे उन्हीं को टिकट दे दिया। तो बाकी तो होता ही है ना। आखिरी सवाल है जी भरत जी। 1, 2, 3 इस क्रम में आप किन 3 पार्टियों को रखते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? सवाल कीजिए। पहले मोतिहारी से न्यूज एक्सपर्ट है, उनसे एक बार कुछ कहना चाह रहे थे, जस्ट उसका जल्दी बोल के खत्म कर लीजिए जी। न्यूज एक्सपर्ट आप एक बार, हाँ एक बार अनम्यूट कर दीजिए, इनको कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत देर से, बस थोड़े ही आवाज शब्दों में नहीं आ बोल रही है, दीजिए। unmute करिए सर। आप अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। शायद इनका फोन बीच में आ गया है। दोबारा जुड़िए, अच्छा तभी आएगा। बीच में फोन आ जाता है तो फिर आवाज चली जाती है। ठीक है, तब तक हम इनसे सवाल, रणधीर जी आपसे पूछ लेते हैं कि जो इस बार 1, 2 और 3, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी मुझे आवाज सिर्फ हमको। राकेश सांडिल जी की आवाज आ रहा है, बाकी से ठीक दुश्मनी है, है। तो उनका कहना है कि अगर नंबर को अगर देखा जाए कि 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, इसमें से किसको रखना चाहते हैं सीरीज वाइज, वो बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर? पहले नंबर, पहले चरण के लिए, हाँ हाँ, पहले चरण के लिए, हाँ पहले चरण इंडिया गठबंधन 1 और एनडीए 2, तीसरा तो कोई है ही नहीं। पार्टी तो पार्टी ये पार्टी की बात हो रही है, अच्छा, पार्टी। पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल 1 और जदयू जो है 2 और बीजेपी भाजपा 3। 3, भाजपा 3। रणधीर भाई सिर हिला रहे हैं, सही बात है पहले क्या ये? चरण के लिए, क्योंकि अधिकांश सीटें जो उनकी है वो दूसरे चरण में टकराहट है बीजेपी के साथ। चलो, रणधीर भाई भी सिर हिला रहे हैं। राकेश शांडिल्य जी, आपका क्या कहना है? और ठीक है बीजेपी कि वहां नहीं? बहुत मजबूत है। देखिए इस बार अब कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि अब इसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए 14 तारीख के लिए, बहुत कुछ नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं, सीटें क्योंकि नहीं पूछ रहे, बीजेपी को भी सीटें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पिछले सीटें मुकाबले नहीं पूछ रहे, ना बीजेपी, ना ना ना, सीटें नहीं हल्के पूछ में रहे, नहीं ले सीटें रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरे जी चरण में बीजेपी मजबूती के साथ आएगा। और दूसरे सीटें जी नहीं चरण पूछ में आप रहे। देखेंगे कम से कम 55 से 62 सीटें जीत रहा है वो। मैं दूसरे चरण में रणधीर ले भाई जा रहा हूँ आप, आपको, रणधीर भाई हल्के आप में नहीं एक ले बार रहे हैं। काट करके दोबारा जुड़िए, दोबारा उसी लिंक पर के भारत जी की क्लिक बात करके फिर से आपको करना आवाज आ पड़ेगा। जाएगी, आवाज आ जाएगी। राकेश शांडिल्य जी, आप जी आप 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 बताइए, नंबर 1, 2, 3 सीटें नहीं पूछ रहे, घबराइए मत, नो, घबराइए मत। टेक्निकल फॉल्ट हुआ नहीं, होगा। नंबर एक नो डाउट आरजेडी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 सीटों के हिसाब से जो अभी का समीकरण है, और इस बार नंबर 2 पे जदयू आएगी, और ये सही कह रहे हैं कि नंबर 3 पे बीजेपी। बट ये मुकाबला जो होगा ना, सीटों का जो अंतर होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए, वो अब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा जैसे पहले था कि 75 पे अगर बीजेपी गई थी, 45 पे 3 नंबर पे जदयू गई थी, तो इतना बड़ा फासला नहीं होगा।
और इस बार जदयू जो है जदयू जमीनी जदयू अपना ग्रोथ कर रही है। इस बात को कह रहे हैं राकेश शांडिल्य जी की नंबर 1 पर आरजेडी जदयू को ग्रोथ करना है, मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ। रंजन मधेपुरा की यादव सब सीटें जदयू को जोड़ दीजिए। आरजेडी नंबर 1 पर रहेगी। रणधीर भाई आवाज आ गई है आपको? नहीं है आपकी आवाज रणधीर भाई नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो फिर एकदम नहीं, भारत जी से तो बिल्कुल दुश्मनी है, उनका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। पहले एकदम चेक करा के बैठेंगे एकदम। माइक चर्चा बहुत जबरदस्त रही, आवाज अगर एक दूसरे तक पहुंच जाती तो और मजा आती। सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अभी सही है। हाँ आ गई। माइक को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मैं हूँ लैपटॉप से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो बातें मेरी। पहली बात ये कि जहां भी नहीं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अपनी बात कहिए। नंबर 1, 2, 3 आप किसको देख रहे हैं पहले चरण में? सही बोले हैं। फर्स्ट में तो मुझे वही लग रहा है कि आरजेडी फर्स्ट, जदयू सेकेंड और बीजेपी थर्ड। बीजेपी थर्ड। अब आप अपनी बात फर्स्ट राउंड में। और जब सेकेंड राउंड की इलेक्शन जब होगी, उसमें आपको जदयू फर्स्ट और उसके बाद ही कोई होगा। आरजेडी सेकेंड राउंड की बात होगी तो बीजेपी फर्स्ट, जदयू सेकंड, राजद थर्ड कह सकते हैं। कह दीजिए रणधीर कुमार जी। मेरा कहना ये था सर, मेरा ये कहना था, आप लोग सीनियर लोग बैठे हुए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब जनसुराज का टिकट बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले हर सीट पे 5, 6, 7 उम्मीदवार थे। सब अपने आप को भावी विधानसभा प्रत्याशी बता रहे थे। उनमें से किसी एक को टिकट मिला है, क्या 5 भीतर नहीं करेंगे? देखिए, जैसे बिहार ठाकुर की नगरी नहीं है, यहाँ जनसुराज दुनिया भर के अपना आडम्बर लेके आया तो लोग लाइन में लगे मेरा मेरा मेरा, लेकिन कौन लेगा भाई टिकट? उसके टिकट लेंगे कौन? जिसके पास फालतू पैसा रहेगा वही ना पैसा देख लेगा। तो वो तो बिहार में उतना है नहीं, लोग निर्दलीय ही लड़ रहे इससे अच्छा। इसलिए जनसुराज का जो हवा था वो मीडिया के द्वारा बनाया हुआ हवा था, और इसके लिए उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया। तो बिहार दिल्ली नहीं है कि केजरीवाल जैसे लोग आएंगे, 2-4 को तार काटेंगे, बॉल जोड़ेंगे, होल्डर लगाएंगे और बिजली तोड़ेंगे तो यहाँ पे सरकार बन, ऐसा नहीं है। बिहार कोई बिहार जैसे दिल्ली क्या है, 52 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 37 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ये बिहार है। यहाँ तो पटना जिला दिल्ली से बड़ा है। इसलिए बिहार जनसुराज जो है, दिल्ली में तैयारी जनसुराज करता तो बढ़िया टक्कर देते, लेकिन बिहार में वैसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, और एक तो अकेले पटना। दूसरा मेरा ये कहना था कि टिकट बंटवारे में आरजेडी ने क्या किया है मेरे नजर से, जैसे पूर्वी चंपारण की मैं बात करता हूँ, 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पे पिछली बार यानी 2010 के चुनाव में, 10 नहीं 15 का चुनाव में, 15 के चुनाव में जो टिकट लिए थे उनको 20 के चुनाव में टिकट नहीं मिला, किसी और को दे दिए। तो क्या हुआ कि 20 वाले चुनाव में जिसको नहीं मिला वो निर्दलीय खड़ा हो गया, और जो सामने वाला था उसको हराने में मुख्य फैक्टर इन्होंने निभाया कि दोनों अच्छे दावेदार हैं। इस बार क्या हुआ है कि 2025 के चुनाव में भी क्या हुआ है कि इस बार जो 20 में दिए थे उनको नहीं दिए, पुराने वाले को दे दिए। अब क्या है कि जो पुराने वाले को दिए तो 2020 वाला फिर से निर्दलीय खड़ा हो गया है। और दोनों चिरैया विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे दोनों के दोनों दिग्गज हैं, दोनों आरजेडी के प्रत्याशी एक रह चुके हैं, एक पूर्व विधायक रह चुके हैं, दोनों दिग्गज हैं। और ये इनको टिकट मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हो गए, इस बार उनको टिकट मिला है ये निर्दलीय खड़ा हो गए हैं। तो वो सीट भी मुझे लग रहा है कि लूज कर जाएंगे वो आरजेडी और बीजेपी के 2 बार के विधायक। तो इसमें ऐसे तो एनडीए में भी कई ऐसी सीटें हैं, जैसे आपके यहाँ जो गायिका हैं, क्या नाम है उनका, जो मैथिली ठाकुर, बहुत भयानक विरोध है भारतीय जनता पार्टी। मैथिली ठाकुर, मैं बोलूं उनकी सीट पर? हाँ जी बोलिए। फ्रेम ब्लैक हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से। खैर हाँ रंजन तो ओवरऑल बताइए, बोलिए। हाँ राकेश जी सवाल करेंगे ना, बोलिए। सवाल क्या था एक बार भरत जी आप बता दें जो पूछना चाहते हैं। अगर महागठबंधन के भीतर ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर लड़ाई आपस में है, भीतरघात है, तो एनडीए की भी कई सीटें हैं जिनके ऊपर भीतरघात बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ये कॉमन है। मतलब सवाल ये है कि चलता रहता है, ये सब ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वोट जो है वो पोलराइजेशन हो चुका है एकदम।
वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में हो चुका है। आप लोग पता नहीं क्यों किधर से, वो कुछ नहीं होता है, 1000-2000 हर चुनाव में होता है, वो भीतरघात ऊपरघात ये सब जब वोटिंग में लाइन ना में वो लोग लगता मैटर, है ना, वो ज्यादा वो चीजें फैक्टर नहीं समाप्त है हो कहीं जाता पे। है, वो चीजें तो कहीं है ही नहीं। चलिए, अब लगभग 1 घंटे की डिबेट होने को आ गई है। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा रही और आप सब लोगों ने बिल्कुल जमीनी बातें कही जो लोग सुनना चाहते थे कि बिहार में तो लोग देख सुन समझ रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर जो टीवी मीडिया दिखाता है, जैसे दिखाता है, जिस तरीके से बतलाता है, उस तरीके से चीजें पहुंचती हैं। लेकिन जो जमीन पर पत्रकार लोग हैं, जो अपना पसीना बहा रहे हैं, जो नजदीक से चीजों को देख रहे हैं, उनसे बेहतर रंजन भाई, राकेश भाई, रणधीर भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई और बता पाएगा कि जमीन पर क्या देख रहे हैं। वो जो देखते हैं वो वैसे ही बताते हैं। इस डिबेट से ये निकला कि चुनाव से, वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले ओवरऑल डिबेट का समरी मुझे जो से समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि पहले राउंड में आरजेडी पहले नंबर पर पहली पार्टी बन के निकलने वाली है, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार रह सकते हैं और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। ये ओवरऑल समरी निकली। बीच में हमने कई सीटों का विश्लेषण भी किया, कई सीटें रंजन भाई ने बताई, कई राकेश भाई ने बताई, कई रणदीप भाई ने बताई कि कहाँ कहाँ पर क्या है। मुझे लगता है और उम्मीद भी ऐसी है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब जुड़ेंगे तो अपने अपने नेटवर्क को और दुरुस्त करेंगे। हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे कि कैसी कैसी, हालांकि फर्स्ट टाइम हम लोग जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ आए हैं उल्टा चश्मा यूसी के दर्शकों के सामने, और नेक्स्ट टाइम जब जुड़ेंगे तो और बेहतर नेटवर्क के साथ और बेहतर संवाद के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। रंजन भाई, अरे राकेश शुक्रिया, अरे भरत भाई शुक्रिया, आपका आवाज आने लगा।